हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी तरह के लगभग 2000 क्वेश्चंस को और हम लोग देखेंगे। तो इन 2000 क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है? तो किस उपन्यास में है? आनंद मठ में है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 3 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 20 जुलाई 1905 को। चौथा प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हुआ था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले हुआ था। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी 1893 में किस व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये अब्दुल सेठ का मुकदमा लड़ने गए थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कब आए थे? तो 1498 में आए थे। पहला पुर्तगाली व्यापारी भारत में कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था और यही 1498 में आया था सबसे पहले। ठीक है, 17 मई 1498 को सबसे पहले ये 17 मई 1498 को ये पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के किस शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे थे? तो शिकागो में पहुंचे थे। अमेरिका के किस शहर में? तो शिकागो में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का भारत में स्वागत और सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो जमोरिन राजा थे, यही सबसे पहले वास्को डी गामा का स्वागत किए थे 1498 में। 10वां प्रश्न है, वास्को डी गामा का कुल व्यापार का कितना लाभ हुआ था? तो 60 गुना लाभ हुआ था। जो व्यापार किया था वो उसका 60 गुना उसको लाभ हुआ था। 11वां प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली कंपनी कौन थी? तो एस्तादो दा इंडिया थी। कौन थी? एस्तादो दा इंडिया थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पालतू बनाया गया था, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर्जन मार्शल थे। कौन थे? सर्जन मार्शल थे। यही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था 1921 में। तब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो हड़प्पा सभ्यता है उसका खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे कि दयाराम साहनी ने किया था। इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु की घटना है,
तो बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहलाता है इसको क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध का पहला जो प्रवचन होता है ये जो सारनाथ में दिए थे इसको क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश दिए थे, बुद्ध जो उपदेश दिए थे ये किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध पहला जो उपदेश दिए थे अपना वो किस भाषा में दिए थे दोस्त? तो पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? तो 540 बीसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं? तो भगवान महावीर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? भगवान महावीर। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तो ऋषभ देव। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। अगला प्रश्न है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिए थे और संलेखना विधि से अपने जीवन का त्याग कर दिए थे। संलेखना विधि से अपने जीवन का त्याग कर दिए थे। ये भद्रबाहु के साथ, ठीक है? किसके साथ? तो भद्रबाहु के साथ, ठीक है। और पूछा जाए कि ये जो अपना जीवन का जो त्याग किए थे वो कहाँ पर किए थे? तो ये किए थे श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर किए थे? श्रवण बेलगोला में किए थे, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया था? तो संलेखना विधि से। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। किसके साथ? तो भद्रबाहु के साथ। अब अगला प्रश्न है कि पुर्तगाल के प्रथम वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यही पुर्तगाली प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न है, शांत जल की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इन्होंने ही सबसे पहले शांत जल की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के दूसरे वायसराय कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। कौन है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, बीजापुर के साथ साथ यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीने थे कौन? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही गोवा छीन लिए थे। किससे? आदिल शाह से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम चर्च का निर्माण कहाँ किया गया था? तो गोवा में। और इसी चर्च का नाम क्या है? सेंट जेवियर चर्च है, जो 1515 में बनाया गया था। सेंट जेवियर चर्च कब बनाया गया था? 1515 में। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी कब आए थे? तो 1664 में आए थे। कब आए थे? 1664 में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के बाद कौन से डच व्यापारी ने भारत आया था? पुर्तगालियों के बाद कौन भारत आया था? डच। तो नाविक कार्लेनियन हाउटमैन, ठीक है। नाविक कार्लेनियन हाउटमैन जो थे प्रथम डच व्यापारी भारत आए थे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में लागू हुआ था। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंगस ने ही समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा की शुरुआत? तो ये भी वारेन हेस्टिंगस ने ही किया था। भारत में न्यायिक सेवा की शुरुआत भी वारेन हेस्टिंगस ने ही किया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में 1774 में 1774 में हुई थी। अगला प्रश्न है,
भारत में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था भारत में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा की जन्मदाता। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल के गवर्नर टॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? टॉमस मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाज सुधार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किया था? विलियम बेंटिक नहीं किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं किया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। 2 बार प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे? तो चंपारण आंदोलन में। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो है भारत में कब भाग लिए थे, तो ये चंपारण आंदोलन 1917 में होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो कहाँ पर आंदोलन में भाग लिए थे, तो आप बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जो है अपना आंदोलन शुरू किए थे दक्षिण अफ्रीका से ही। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में उन्होंने कहाँ से शुरू किया था पहला आंदोलन, तो चंपारण से। कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से। कब? 1917 में। कब? 1917 में। अगला प्रश्न है, तीन कटिया प्रथा संबंधित है? तो ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तीन कटिया प्रथा किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है, जिसमें ये अंग्रेज क्या करते थे, तो अपने खेत का 3/20 जो है हिस्सा नील की खेती करना पड़ता था। नील की खेती करना पड़ता था और इसी के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको हम लोग तीन कटिया प्रथा या तीन कटिया प्रथा कहा जाता है, जो चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? तो ये अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन में आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था दोस्त? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में दिए थे? तो चंपारण आंदोलन में ही दिए थे। जो महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन 1917 में, इसी आंदोलन में दिए थे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही क्या कहता है? काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो इसी रॉलेट एक्ट कानून को ही बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किस 2 राष्ट्रवादी नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या की थी? अपना लौटा दिए थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी कौन सी उपाधि लौटाए थे? तो महात्मा गांधी सरहिंद की जो उपाधि थी उनको ये लौटा दिए थे। सरहिंद की उपाधि लौटाए थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का बैठक हुआ था।
अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 23 जून 1757 को, 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1561 में। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। 1761। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंदवार का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। 1194 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला प्रश्न है, पहली बार तोप, बारूद एवं बंदूक का उपयोग किसने किया था? तो बाबर ने ही सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने क्या किया था? तो पहली बार बारूद, तोप और बंदूक का उपयोग सबसे पहले किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो राणा संगा को हराया था। किसको हराया था? खानवा के युद्ध में तो राणा संगा को। कब हुआ था? तो 1527 में। अगला प्रश्न है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? तो मेदिनी राय को हराया था। अगला प्रश्न है, 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो महमूद लोदी और बंगाल के साथ संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, मोहम्मद लोदी और बंगाल के संयुक्त सेना को हराया था। देखिए, बाबर ने जो युद्ध लड़ा था वो भारत में अपने पूरे जीवन काल में 4 युद्ध लड़ा था। 4 युद्ध बाबर ने लड़ा था। वो कौन कौन से युद्ध है? तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़ा था? 4। तो ऐसे समझते हैं, पहला इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा राणा संगा के साथ लड़ा था, खानवा का युद्ध। तीसरा मेदिनी राय के साथ लड़ा था, चंदेरी का युद्ध। और चौथा अफगानों के साथ जो महमूद लोदी थे ये अफगानी थे, और बंगाल के नवाब इसके साथ ये लड़ा था अफगान के साथ। तो बाबर टोटल मिला के 4 युद्ध लड़ा था, और ये जो अफगान के साथ जो युद्ध था ये बाबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर का अंतिम युद्ध कौन था? तो यही था घाघरा का युद्ध, अभी बताया आपको 1529 में। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग है। किसे है? कौन है? शिशुनाग ही है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्त? बिंबिसार को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद है। भारत में प्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर प्रथम जो आक्रमण किए थे वो कौन किए थे? तो ईरानियों ने किए थे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, आर्य लोग किस नदी को सबसे प्रमुख मानते थे? तो आर्य लोग जो है ना सिंधु नदी को सबसे प्रमुख नदी मानते थे। अगला प्रश्न है,
सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है दोस्त? वेद व्यास है। अगला प्रश्न है कि ऋग वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो तीसरे मंडल में लिखा गया है। ऋग वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः, यही गायत्री मंत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का वेद किसे माना जाता है? तो सामवेद को। जो संगीत का वेद है वो सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञ पूजा पाठ से संबंधित वेद कौन सा है? तो यज्ञ और यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है दोस्त? तो यजुर्वेद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, अथर्ववेद की रचना कौन किए थे? तो अथर्वा ऋषि किए थे। अथर्ववेद की रचना किसने किया था? तो अथर्वा ऋषि किए थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो अल्लार कलाम था। क्या नाम था? अल्लार कलाम था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी या फल्गु नदी हम इसको कहते हैं। निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? तो बोध गया में हुई थी। किस जिले में हुई थी? तो गया में। ठीक है, जो बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। माना जाता है ना कि ये विश्वविद्यालय जो है ना भरत के पुत्र तक्ष ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तक्ष ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा। अगला प्रश्न है, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश, जिसके संस्थापक हम आपको बताए थे अभी तुरंत, बिंबिसार है। कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक लिखा गया है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी तो किसको दी थी? तो बिंबिसार को। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वो बिंबिसार को दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके समय काल में हुई थी? तो अजात शत्रु के समय में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। कब हुई थी दोस्त? 483 बीसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? तो यही था अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। अगला प्रश्न है, दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? तो कालाशुक ने कराया था। किसने कराया था? काला। हम आपको बता दें, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु कराया था, दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशुक कराया था और तीसरे बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो अशोक ने करवाया था और चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन जो करवाया था वो कनिष्क ने करवाया था। ठीक है दोस्त, तो ये चारों बौद्ध संगीति आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हर एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर इस तरह के और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्त, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो हमको हौसला मिलेगा और इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे आपके पास। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।